डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर हुआ टकराव। विपक्ष ने किया वॉकआउट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की छापेमारी। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। सऊदी अरब में रूस यूक्रेन युद्ध पर होगी चर्चा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी रहेंगे मौजूद। अंतरिक्ष यान उड़ाने की तैयारी में भारत की एक निजी कंपनी। We can leverage our legacy, our heritage in this to the future requirements of this segment. जानेंगे कौन है ये कंपनी, होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। महाकुंभ के दौरान गंगा के पानी पर दी गई अपनी रिपोर्ट से पलटा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। संसद में पेश की गई नई रिपोर्ट। कहा, महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी नहाने लायक था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लड़की बहन योजना के लिए बजट घटाने के दावों को किया खारिज। कहा, सभी लाभार्थियों को मिलेगी पूरी राशि। वहीं उद्धव ठाकरे ने बताया राज्य के बजट को पूरी तरह बकवास। संसद में सरकार ने खारिज किए एएसआई पर लगे आरोप। वहीं त्रिभाषा फॉर्मूले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र यादव के खिलाफ डीएमके सांसद कनिमोझी ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। 8.5 घंटे उड़ने के बाद मुंबई लौटी फ्लाइट। 322 यात्री थे सवार। और रूस ने जासूसी के आरोपों में 2 ब्रिटिश राजनयिकों को निकाला। राजनयिकों की मान्यता रद्द करने के साथ ही 2 हफ्ते में रूस छोड़ने का आदेश। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। संसद के दोनों सदनों में आज परिसीमन, वक्फ बोर्ड, नए आईटी विधेयक और अमेरिका के ट्रेड टैरिफ मामले में जमकर शोर शराबा हुआ। दक्षिण भारतीय राज्यों के सांसदों ने परिसीमन और 3 भाषा फॉर्मूले पर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। और सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर गर्माहट रही वो था चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाता सूचियों में हेरफेर के मामले में चर्चा कराना। राज्यसभा से विपक्ष ने इस मामले में वॉकआउट भी किया, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर की गई ईडी की छापेमारी ने जमकर सुर्खियां बटोरी। पूरी जानकारी के साथ हैं अंशिता। सोमवार को संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल तमाम मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे। इसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। चर्चा की अनुमति न मिलने पर विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों में धांधली की शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने से पहले ही आज सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड पड़ी और विपक्ष ने आरोप लगाया कि तमाम मुद्दों पर चर्चा से बचने और सुर्खियां बटोरने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। भूपेश बघेल के दफ्तर ने भी सवाल किया कि 7 साल पुराने जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुका है उसे इस समय उठाने का क्या औचित्य है। लेकिन बीजेपी ने ईडी की इस कार्रवाई को सही ठहराया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बचाव में कुछ भी कहे, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। जांच लगातार चल रही है और जांच के प्रक्रम में ही ईडी ने ये पूछताछ और जांच की कार्यवाही प्रारंभ की है। इसे लेकर
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहीं संसद में भी ये मुद्दा गरमाया रहा। बजट सत्र का दूसरा भाग 4 अप्रैल तक चलेगा। सरकार की कोशिश है कि वो लंबित विधेयकों को पारित कराए, जिनमें वक्फ विधेयक और इनकम टैक्स विधेयक भी शामिल हैं। वहीं विपक्ष मणिपुर से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी बयानों पर सरकार की खामोशी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार का स्पष्टीकरण और उन पर चर्चा की मांग कर रहा है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। सरकार के सामने विपक्ष सवालों की झड़ी लिए बैठा है और सरकार किसी विषय पर चर्चा को तैयार नहीं है। ऐसे में सदन तो फिर इसी प्रकार चलेगा, लेकिन ऐसा कब तक होगा? और विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है कि सवालों से बचने और मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ही ईडी जैसी जांच एजेंसियों की मदद ली जा रही है? यही सवाल पूछा मैंने वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिन्हा से। समीर जी, देखिए, ये इस सरकार की कोई जो तौर तरीका है इस सरकार का कोई नया नहीं है और हमेशा जब भी विपक्ष किसी भी मुद्दे पर संसद में या संसद के बाहर जोर शोर से आवाज़ उठाता है तो कहीं न कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश भी होती है और उसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जो भूपेश बघेल के यहाँ जो छापे पड़े वो निश्चित तौर पर उसको उस रोशनी में देखा जाना चाहिए, क्योंकि आज संसद के बजट सत्र का जो दूसरा दौर है उसका ये पहला दिन था और सुबह से ही विपक्ष बहुत ही हमलावर तेवर के साथ मौजूद था। चाहे वो मतदाता सूची में जो गड़बड़ियों का मामला है और उसमें जो नंबर्स को लेकर के जो बात हो रही है कि यूआईडी नंबर या यूनिक नंबर जो है वो सही नहीं है, इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाती रही हैं और जो हाल के चुनाव हुए उसमें जो नतीजे आए उसको लेकर के विपक्ष ने लगातार ये मुद्दा उठाया है और आयोग हमेशा सवालों के घेरे पर में रहा है। तो इस बार भी ये स्थिति है और विपक्ष ने इस बार पूरा मन बनाया हुआ है कि ये जो सत्र है, जो बचे हुए दिन हैं इसके बजट सत्र के, उसमें लगातार सरकार को घेरा जाएगा। चाहे वो ये मामला हो, चाहे वो ट्रंप के आगे मोदी ने जिस तरह से घुटने टेके, इसको घुटना टेकना ही कहेंगे, क्योंकि जो सवाल है वो मोदी ने चाहे वहाँ जाना बिना बुलावे के या फिर भारतीयों को वहाँ से जिस तरह से भेजा गया उसको लेकर के मोदी की जो चुप्पी है और बार बार अपने आप को उनका सबसे गहरा दोस्त कहने की जो उनकी आदत है, इससे ये बहुत साफ है कि विपक्ष इसे आसानी से इस मामले पर मोदी को छोड़ने वाला है नहीं। जी बिल्कुल, और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी बातें कह रहे हैं उस पर कोई रिएक्शन दे, खंडन करें, कुछ भी करें। तो आपको क्या लग रहा है कि इन सब के बीच क्या सत्र ऐसे ही चलेगा, जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो पारित होंगे और वक्फ संशोधन विधेयक या आईटी विधेयक ये लटका रहेगा, या फिर इनके पारित होने की संभावना कितनी दिख रही है? देखिए, जिस तरह से सरकार का रवैया शुरू से रहा है विधेयकों को लेकर के कि वो किसी भी हाल में चाहे वो साम दाम दंड भेद अपनाएं, वो पारित तो करा ही ले जाते हैं। लेकिन और इस बार विपक्ष की पूरी कोशिश है कि ऐसा ना हो और हर मुद्दे पर वो अपना तेवर जो विपक्ष का है वो आपने देखा भी, आज भी देखा और आने वाले दिनों में भी ये नजर आएगा। इसीलिए ये कहना तो बहुत अभी जल्दबाजी होगी कि ये विधेयक पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि विपक्ष की आवाज को फिर से दबाया जाए और जो उसका एजेंडा है उस पर वो चले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिन्हा। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की, और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मंगलवार को सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं, जहां उनकी यूक्रेन के अधिकारियों के साथ बातचीत होनी है। रूबियो लंबे समय से यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने की बात कह रहे हैं। हालांकि इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले भी जारी हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। पिछले साल नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते थे, उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द खत्म हो, लेकिन इसके लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी कह चुके हैं कि यूक्रेन की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो रूसी सेना को हरा देगी। अब इसी हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के बीच वार्ता होने वाली है और उसी सिलसिले में मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं।
हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में जिस तरह की बहस हुई उसे पूरी दुनिया ने देखा है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने यूरोपीय साथियों से मिले और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिशों में जुट गए। और दूसरी तरफ रूस अभी भी यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए है, बमबारी भी हो रही है। हालांकि इसके बावजूद यूक्रेन बातचीत और शांति के लिए किसी भी तरह की वार्ता के लिए तैयार है। दरअसल यूरोप के नेताओं को भी अब ये एहसास हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जिस सुरक्षा छत्र पर वे निर्भर थे वो अब नहीं रह गया है। इस बात पर व्यापक सहमति है कि यूरोप को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। फ्रांस और ब्रिटेन शांति समझौते पर पहुंचने की स्थिति में जमीनी स्तर पर इच्छुक लोगों का गठबंधन बनाने की पेशकश कर रहे हैं। वहीं रूस इन सब के खिलाफ है। ऐसे में वार्ता की मेज पर कोई सहमति बन पाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। बात करते हैं व्यापार जगत से जुड़ी एक खबर की। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी बड़ी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो का कहना है कि वो एरोस्पेस क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी ने ये इरादा ऐसे समय में जताया है जब भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और अर्थव्यवस्था में निजी कारोबारों की भूमिका बढ़ा रहा है। और जानकारी के साथ हैं मानसी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित लार्सन एंड टुब्रो के कारखाने में एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी पीएसएलवी का निर्माण चल रहा है। एल&टी इस पीएसएलवी को सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बना रही है। निजी क्षेत्र की ओर से बन रहा ये पहला पीएसएलवी है। इसके अलावा एल&टी इसरो के दूसरे अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भी उपकरण बना रहा है। कंपनी एयरस्पेस सेक्टर में अपने कारोबार का विस्तार करने की भी योजना बना रही है। एल&टी कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण रामचंदानी कहते हैं, there is a whole space economy which is opening up, and as L&T we are looking at how we can leverage अरुण रामचंदानी कह रहे थे, हमारे पास उच्च तकनीक, विनिर्माण, महत्वपूर्ण प्रणालियों और उत्पादन बढ़ाने में दशकों का अनुभव है। यही विशेषज्ञता एरोस्पेस में भी लागू होती है। निजी तौर पर निर्मित पहला पीएसएलवी बूस्टर इस साल के मध्य तक प्रक्षेपित होने की उम्मीद है। हालांकि इसके लिए अभी तक कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है। अब हम इस तरह का कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो जाहिर है हमारी नजर वैश्विक बाजार पर भी है। खर्च के हिसाब से देखा जाए तो एक पीएसएलवी की लागत 30 अरब डॉलर है। हालांकि वैश्विक लॉन्च व्हीकल की मार्केट की बात करें तो अगले 10 साल में ये 160 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। एल&टी राजस्व के हिसाब से भारत के रक्षा उद्योग में सबसे बड़ी निजी कंपनी है। स्पेस सेक्टर में भारत में मौजूदा समय में 200 से भी ज्यादा स्टार्टअप सक्रिय हैं। ये सभी इसरो की सुविधाएं मसलन इसरो की परीक्षण, प्रक्षेपण और ग्राउंड स्टेशन सुविधाओं का फायदा उठाते हैं। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है और इसीलिए सरकार की ओर से तमाम प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसी के तहत निजी कंपनियों को प्रक्षेपण सेवाएं देने की अनुमति भी दी गई है ताकि विदेशी कारोबारी भी इसमें दिलचस्पी ले। फिलहाल अमेरिका और यूरोप के ही देश इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में नजर आते हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं मानसी। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं आंचल। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। जैसे ही रविंद्र जडेजा ने विजयी चौका लगाया, पूरा देश जीत के जश्न में डूब गया। भारतीय खिलाड़ियों ने जीत का जमकर जश्न मनाया। मंच सजाया गया और दोनों टीमों को मेडल दिए गए। इस दौरान मंच पर आईसीसी चेयरमैन जय शाह, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव देवजीत सकैया और कीवी बोर्ड के अध्यक्ष भी मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई प्रतिनिधि नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान था और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी नहीं होने के चलते अब विवाद शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा सवाल तो पाकिस्तान के अंदर ही उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान था या भारत, क्योंकि फाइनल मुकाबला भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटरों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि बीसीसीआई का आईसीसी पर दबदबा है, इसलिए मंच पर पाकिस्तान के अधिकारियों को बुलाया ही नहीं गया।
पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी एक्स पर एक वीडियो डालकर कहा कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन पीसीबी का कोई प्रतिनिधि फाइनल के बाद नहीं था। पाकिस्तान मेजबान था। मेरी ये समझ में नहीं आया कि पीसीबी से कोई वहाँ क्यों नहीं था। इस पूरे मामले पर आईसीसी के अधिकारियों की राय सामने आ गई है, जिसमें बताया गया है कि पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी मौजूद नहीं थे। उन्होंने यात्रा भी नहीं की। समझौते के अनुसार ट्रॉफी प्रस्तुति के लिए केवल पदाधिकारियों को ही बुलाया जा सकता है, इसलिए पीसीबी की तरफ से कोई भी पदाधिकारी इसके लिए उपलब्ध नहीं था। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान था, ऐसे में उन्हें वहां होना चाहिए था। वैसे ही कहा जा रहा है कि पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमैर अहमद मैदान में मौजूद थे, लेकिन उन्हें समारोह में नहीं बुलाया गया। वो टूर्नामेंट के निदेशक भी हैं। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी दुबई नहीं जा सके क्योंकि बतौर गृह मंत्री उनकी कुछ व्यस्तता थी, लेकिन पीसीबी के सीईओ को फाइनल और पुरस्कार वितरण में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने भेजा गया था, लेकिन किसी कारण से या गलतफहमी की वजह से उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया, जहां से आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव देवजीत सैकिया ने पदक, ट्रॉफी और खिलाड़ियों को जैकेट दिए। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। और अब आज की खास रिपोर्ट। दिल्ली के साहित्यिक सांस्कृतिक गलियारों में इन दिनों काफी हलचलें हैं। साहित्य अकादमी परिसर में जहां एशिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव चल रहा है, वहीं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी लगातार कई कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रेस क्लब में भी किताबों पर चर्चा के कार्यक्रम हुए। इनमें से कुछ गतिविधियों पर नजर डाल रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। दिल्ली के साहित्य अकादमी परिसर में इन दिनों काफी रौनक है। साहित्योत्सव की गहमागहमी के बीच लेखकों के तमाम सत्र हो रहे हैं और देश विदेश से आए तमाम साहित्यकार आपको यहाँ मिल जाएंगे। दिन भर में अलग अलग सभागारों में रोजाना 15 से ज्यादा सत्र हो रहे हैं। रंगमंच हो, कविता हो या फिर कहानी, आलोचना हो या महिला और दलित लेखन, तमाम आयामों पर चर्चा हो रही है। इस साहित्योत्सव में नॉर्वे से आए हिंदी साहित्यकार सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक कहते हैं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और वो सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगा, यहाँ पर 500 से अधिक लेखक विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए और ऐसे लेखकों से भी मुलाकात हुई जिनकी भाषा जो है अभी लाखों तक नहीं है। तो ऐसे लेखक भी मिले और यहाँ अनेक भाषाओं के कवियों का सुनने का मौका मिला, उनकी कहानियों को सुनने का मौका मिला। देखिए, अंदर एक सीमा होती है और एक निश्चित लोग उसमें बातचीत करते हैं और बाहर हम सभी लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। साहित्योत्सव की सरगर्मियों से अब आपको ले चलते हैं प्रेस क्लब, जहां बेबाक पत्रकार भाषा सिंह के पहले कविता संग्रह योनि सत्ता संवाद पलकों से चुनना वासना के मोती पर गंभीर चर्चा हुई। किताब के विवादास्पद शीर्षक को लेकर कुछ सवाल भी उठे, लेकिन जिन लोगों ने इस किताब में भाषा सिंह की कविताएं गंभीरता से पढ़ी हैं, उन्होंने इन्हें प्रतिरोध की असरदार कविताएं बताया और कहा कि भाषा सिंह ने इस किताब के जरिए 3 सत्ताओं को सामने लाने की कोशिश की है। महिलाओं को हमेशा एक उपभोग की वस्तु समझने और उनकी आज़ादी को लेकर परंपरागत पुरुषवादी सोच पर चोट करती इस किताब पर संजय कुंदन, राजेश कुमार, अदनान कफील, हेमलता महेश्वर, अजय सिंह, रामशरण जोशी समेत 25 से ज़्यादा वक्ताओं ने अपनी बात रखी। रामशरण जोशी ने भाषा सिंह की कविताओं को आज के दौर में बेहद अहम बताया। कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी व्यक्तिगत रूप से कि भाई ये शीर्षक जो है बहुत ही विचित्र है। तो लेकिन जब मैं पूरा पढ़ा तो मुझे इसमें कुछ भी अचरज भरा नहीं लगा, क्योंकि सत्ता योनि की नहीं होती, सत्ता सबकी, सत्ता। मैंने देखा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद 3 सत्ताएं सामने आती। एक तो देह की सत्ता यानी औरत की सत्ता, एक समाज की सत्ता और तीसरी सत्ता व्यवस्था की या राजनीति की सत्ता। भाषा में सबसे बड़ी विशेषता इन कविताओं में ये की है कि तीनों सत्ताओं को एक साथ लेकर के अपनी बात कही। इस कार्यक्रम के अलावा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए एक कार्यक्रम में जाने माने कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल की बेटी दिवंगत वर्षिता शुक्ल वेंकटेश की स्मृति में पहला कला पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार महाराष्ट्र के चित्रकार गिरीश उर्गुड़े को दिया गया। कार्यक्रम में विश्वजीत राय चौधरी का सरोद वादन भी हुआ। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।